DW के शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। कई हवाई अड्डों को उनके उम्दा डिजाइन और फन तामीर की वजह से चंद अशरे पहले तक तामीराती अजूबा समझा जाता था, मगर गुजरते वक्त के साथ ये इमारत मईशत पर बोझ बन चुकी हैं। आजकल साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी इमारतों और ढांचों को मुनाफा बख्श और माहौल दोस्त बनाया जा सके। तफसीलात शामिल हैं आज के शो में। इसके अलावा सवाल में आज हवाई जहाजों की माहौल दोस्त रिसाइकलिंग, इस साल का फैशन ट्रेंड जनूबी अमेरिकी जानवर अल्पाका, और सैर कराएंगे आपको फॉक्सवैगन की मशहूर जमाना कार बीटल में। आजकल चंद पुराने हवाई अड्डों की इमारतें हीटिंग या कूलिंग के लिए बहुत ज्यादा तवानाई इस्तेमाल कर रही हैं। साइंसदानों ने इसीलिए एक ऐसा सेंसर निज़ाम तैयार किया है जो इस तर्ज के मसाइल की निशानदही करता है, ताकि हवाई अड्डों की इंतजामिया को तवानाई की मद में रकम बचाने में मदद मिल सके। रोम के नवाही इलाके फियोमेचिनो का लियोनार्डो डा विंची एयरपोर्ट यूरोप का छठा मसरूफ तरीन हवाई अड्डा समझा जाता है। ये हवाई अड्डा 60 की दहाई में खोला गया था, जो करीब 50,000 घरों वाले किसी कस्बे के बराबर तवानाई खर्च करता है। एयरपोर्ट का अंदरूनी हिस्सा करीब 3 लाख मुरब्बा मीटर पर मुहित है। हम बिजली के करीब 1 लाख आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तमाम जगहों पर दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई दरकार होती है, यानी अगर दर्जा हरारत बढ़ाना या घटाना हो। पुराने हवाई अड्डों के वेंटिलेशन निज़ाम ज्यादा मौसर नहीं होते। मुसाफिरों के आराम को मुतासिर किए बगैर एयर कंडीशनर से तवानाई बचाना इन हवाई अड्डों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। इस तरह का वेंटिलेशन निज़ाम हवाई अड्डों पर इस्तेमाल होने वाली तवानाई का करीब निफ्स सर्फ करता है। सिर्फ इसी को बेहतर बना लिया जाए तो तवानाई की मजमूई खपत में नुमाया कमी हो सकती है। एक यूरोपीय तहकीकी प्रोजेक्ट का मशवरा है कि इन इमारात में इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर की हामिल सेंसर टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा किया जाए तो यूं ऐसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम बेहतर काम करते हैं। हम इस वक्त फियोमेचिनो एयरपोर्ट के टर्मिनल के नीचे हैं। इन कई किलोमीटर तवील पाइपों के जरिए हवा टर्मिनल की इमारत में दाखिल की जाती है और ये एक एयर हैंडलिंग यूनिट है। इस तमाम ज़ेरे ज़मीन वेंटिलेशन नेटवर्क में मुहक्किकीन ने सेंसर नस्ब कर रखे हैं जो किसी भी जगह तवानाई के ज़िया का पता चला लेते हैं। इन्हीं के जरिए हीटिंग और कूलिंग निज़ाम या मैकेनिकल मसाइल को देखा जाता है। तमाम सेंसर से डेटा यहाँ इस यूनिट में जमा होता है और फिर उसे कंट्रोलर के जरिए मरकजी डेटाबेस तक पहुंचा दिया जाता है। ये ज़हीन सॉफ्टवेयर मुसलसल डेटा का जायजा लेता रहता है। अगर कोई मसला हो तो सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर मेंटेनेंस टीम को मुतल्ला करता है। इस तरह तवानाई के ज़िया को जल्द से जल्द रोका जाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ मसला है, इसलिए हमें ये बता रहा है कि दर्जा हरारत तयशुदा रेंज से बाहर है। यहाँ मसला एक एयर हैंडलिंग यूनिट और एक पंप की वजह से है। साथ ही एक ईमेल एनर्जी मैनेजर को भी भेजी जा चुकी है जिसमें इस मसले का तज़किरा किया गया है। अब वो फौरी तौर पर इस मसले को हल करेंगे। मुसलसल तहकीक से हवाई अड्डे तो जैसे स्मार्ट होम्स बन जाएंगे, यानी सादा सस्ता हल, जिससे तवानाई की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज भी कम। हर साल हजारों पुराने हवाई जहाज ग्राउंड कर दिए जाते हैं। नए और जदीद जहाज इनकी जगह ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन पुराने जहाज़ों का क्या किया जाए। जहाज़ों में कीमती आलात के अलावा अहम साजो सामान भी नस्ब होता है और इसके साथ साथ नुकसानदेह पुर्जे भी। अब रिसर्चर्स हवाई जहाज़ों की रिसाइकलिंग को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। जब एक हवाई जहाज आखिरी परवाज मुकम्मल करने के बाद जमीन को छूता है तो क्या होता है? कई मिलियन फिज़ाई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये हवाई घोड़ा एक ऐसे मटेरियल का ढेर बन जाता है जिसे ठिकाने लगाना जरूरी होता है।
एक यूरोपीय रिसर्च प्रोजेक्ट में सारे अमल को माशी हवाले से फायदेमंद बनाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से बहुत से चैलेंजेस दरपेश होते हैं। रिसाइकलिंग के काबिल मवाद की पहले शनाख्त करना जरूरी है और फिर इन मादों को मुस्तकबिल के माहौल दोस्त हवाई जहाजों में इस्तेमाल के काबिल बनाना। धातुओं और धातुओं के भर्क या मुरक्कब की निस्बत हमें टाइटेनियम को मकामी तौर पर इस्तेमाल करना है, जो एल्यूमिनियम की निस्बत ज्यादा कीमती धात है। हमारा काम जहाज की पूरी जिंदगी के अमल को देखना और फिर उसकी रोशनी में ऐसे जहाज डिजाइन करना है जो इन मसाइल से पाक हों। मुस्तकबिल के हवाई जहाजों में रिसाइकलिंग के अमल को मद्देनजर रखा जाएगा। दुनिया भर में हवाई जहाजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। आइंदा 20 बरसों के दौरान यूरोप में इस वक्त इस्तेमाल किए जाने वालों में से 6000 के करीब हवाई जहाज ग्राउंड होंगे। इसलिए इन जहाजों को मुनाफा बख्श तरीके से ठिकाने लगाने का अमल तलाश करना अहम है और फिर ये तहफ़्फ़ुज़ात भी अहम तरीन है कि इसके माहौल पर क्या असरात मुरतब होंगे। जहाजों की जिंदगी के खात्मे का मामला हाल ही में इस सनत के लिए एक मसला बनकर उभरा है। लिहाजा हमें इनके मटेरियल को ठिकाने लगाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट और बेहतरीन तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा और ये सब कुछ माहौलियात के हवाले से इंतहाई सख्त उसूलों के तहत होना चाहिए। खतरनाक मायात और तापकार मादों को हटाए जाने के बाद जहाज की तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो सकता है। इस मरहले पर ऐसे मादों की शिनाख्त जरूरी है जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। लिहाजा दोबारा इस्तेमाल के काबिल हिस्सों की तलाश एक मुनज़्ज़म अंदाज में शुरू होती है। हम तमाम कीमती हिस्से निकाल लेते हैं जिनमें लैंडिंग गियर, इंजन, मवासलाती निज़ाम और एयर कंडीशनिंग वगैरह भी शामिल हैं। बारज़ा इन तमाम अशिया को मार्केट में फरोख्त भी किया जा सकता है। एक हवाई जहाज 60% एल्युमिनियम से बना होता है, जबकि इसमें 15% स्टील और 10% टाइटेनियम जैसी कीमती धातें होती हैं। इस अमल के बाद हिस्सों के मुनाफा बख्श होने के बारे में गौर व खौज जारी है और उम्मीद है कि इसका हल भी जल्द तलाश कर लिया जाएगा। तो कैसा लगा आपको इन रिसर्चर्स का तर्ज अमल? ये यकीनी तौर पर हमारे माहौल के लिए मुस्बत है। अब लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद बताएंगे आपको एक ऐसे जानवर के बारे में जो इन दिनों बन गया है सबका पसंदीदा फैशन सिंबल। फेसबुक और ट्विटर मौज़ूआत जो ज़ेरे बहस हैं, मालूमात जो लोगों को जोड़ती हैं, आपकी जनूबी अमेरिका के तवील तरीन पहाड़ी सिलसिले आंडे से ताल्लुक रखने वाला बगैर कुहान का ऊंट अल्पाका 2018 का सबसे ज्यादा रुझान साज जानवर है। कुछ को इसकी मासूमियत भाती है तो कुछ दीवाने हैं इसकी शरारतों के। आखिर क्या वजह है कि अब ये जानवर बन गया है सबकी तवज्जो का मरकज? देखिए इस रिपोर्ट। अगला ट्रेंड एनिमल कौन सा हो सकता है? कुछ लोगों की राय में स्लॉथ। सच तो यह है कि अगर अल्पाका 2018 के आखिर तक इस साल का वाहिद ट्रेंड एनिमल ना भी रहा तो भी वो करोड़ों इंसानों की रोजमर्रा जिंदगी को पुरलुत्फ और रंगारंग तो बनाता ही रहेगा। वाकई ये जानवर है तो बहुत ही प्यारा। अब लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद आपको सैर कराएंगे जर्मन कारसाज इदारे फॉक्सवैगन की एक इंतहाई मकबूल कार बीटल में। ये DW उर्दू की वेबसाइट है। आजाद सहाफत, खबरें, पस मंजर, तज्जिए और तबसरे जर्मनी, यूरोप और दुनिया भर से dw.com/urdu। ये गाड़ी वक्त के साथ साथ इतनी मकबूल हुई कि इसे एक अफसानवी गाड़ी कहा जाने लगा। रोमानवी मुलाकात हो, वीकेंड पर तफरीह के लिए जाना हो या फिर किसी दूसरे मुल्क की सयाहत, फॉक्सवैगन बीटल हर मौके के लिए बेहतरीन गाड़ी मानी जाती थी। आइए आपको सैर कराते हैं फॉक्सवैगन की इस मशहूर ज़माना कार में।
اہل خانہ کے ساتھ سیر و سیاحت، روزمرہ کے معمولات اور ذریعہ نقل و حمل۔ آج بھی بہت سے لوگ فوکس ویگن بیٹل کو انہی حوالوں سے جانتے ہیں اور یہ تصاویر اس کی تصدیق کر رہی ہیں۔ یہ تصاویر برلن کے فوٹوگرافر یورگ لیمان نے اکٹھی کی ہیں۔ ان کا اس گاڑی سے بہت جذباتی لگاؤ ہے۔ وہ بیٹل کی طرح کسی اور گاڑی سے متاثر نہیں ہوئے۔ یہ مختلف ہے، سب سے مختلف ہے۔ اس کا لگژری سے نہیں بلکہ شاید سادگی سے تعلق ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد کے دور میں اس سادہ سی کار نے جرمن عوام کی نقل و حرکت کو سہل بنایا اور انہیں ایک طرح کی آزادی بھی دی۔ یورگ لیمان کہتے ہیں کہ بیٹل ان کی پہلی گاڑی تھی۔ اس کتاب میں یہ تصاویر میری والدہ کی ہیں۔ یہ فوٹو اس وقت کی ہے جب مجھے پیدائش کے بعد ہسپتال سے گھر لایا جا رہا تھا۔ یہ میری پہلی یادیں ہیں۔ میرے والد نے ہماری یہ تصویر کھینچی تھی اور اس کے ساتھ تصویریں جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ بیٹل ہمیشہ سے ہی ان کی زندگی میں شامل رہی ہے۔ اس کتاب میں ان کی والدہ نے اس گاڑی میں کیے جانے والے سفر کی معلومات درج کی ہیں۔ اس میں انہوں نے اس گاڑی کے حوالے سے میرے والد کے ساتھ اپنے تجربات تحریر کیے ہیں۔ ہم کہاں کہاں گھومے پھرے۔ یورگ لیمان نے پرانی اشیاء کی فروخت کی مارکیٹوں اور نیلامی کے دوران بیٹل کی 2000 سے زائد تصاویر جمع کی ہیں۔ ان میں سے کچھ منتخب تصاویر کو کتابی شکل میں شائع کیا جا چکا ہے۔ اس میں سیر و سیاحت اور عام دنوں کے دوران کھینچی گئی تصاویر بھی شامل ہیں۔ کیفر یا بیٹل ایک طرح سے ان کے خاندان کا حصہ رہی ہے اور اسی وجہ سے شادیوں اور سالگرہ کی کئی تقاریب کی تصاویر میں بھی موجود ہے۔ بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں کے ساتھ تصاویر کھنچواتے ہیں، خاص طور پر شادی کے موقع پر یا پھر چھٹیاں گزارنے کے دوران۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نازیوں نے فرڈینانڈ پورشے سے کہا تھا کہ وہ ایک ایسی عوامی کار تیار کریں جو سستی بھی ہو اور پائیدار بھی۔ اس طرح سن 1938 میں کیفر کا پہلا ماڈل پیش کیا گیا۔ تاہم دوسری عالمی جنگ کے بعد وولفسبرگ میں بیٹل کی تجارتی بنیادوں پر تیاری شروع ہوئی۔ سن 2003 میں اس گاڑی کو بنانا بند کر دیا گیا اور اس دوران دنیا بھر میں 21 ملین بیٹل فروخت ہو چکی تھیں۔ 15 ملین، اب تمام کاروں پر اسے فوقیت حاصل ہے۔ اب یہ عالمی چیمپئن ہے۔ جنگ کی بربادیوں کے بعد ہی اس طرح کی ایک کامیاب کار کی تیاری بہت ہی فخر کی بات تھی۔ ایک جرمن پروڈکٹ دوسرے ملکوں کی جانب سے ملبے اور راکھ کا ڈھیر بننے کے کچھ برس بعد ہی اس ملک نے اچانک ایک گاڑی متعارف کرائی جس نے سب کو متاثر کیا۔ یورگ لیمان نے دنیا بھر میں بیٹل کے مداحوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے برلن میں ایک ورچوئل بیٹل میوزیم قائم کر دیا ہے۔ یہاں پر لوگ اس منفرد کار کے بارے میں اپنی یادیں اور تجربے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ 80 سالہ تاریخ کے بعد آج بھی سڑکوں پر بیٹل چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یورگ لیمان سیاحت کی غرض سے نیوزی لینڈ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ بھی اپنی بیٹل کے ساتھ۔ اس گاڑی کے ساتھ تنہائی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اگر میں اس گاڑی کے ساتھ نیوزی لینڈ کا سفر کروں تو مجھے یقین ہے کہ روزانہ شام کو میں کسی نہ کسی کا مہمان ہوں گا۔ میرے خیال میں یہ گاڑی رابطہ کاری کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹل کی وجہ سے لوگوں کی جانب سے اپنی گاڑیوں کو نام دینے کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا۔ اسی وجہ سے بیٹل کی اہمیت و پہچان دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی گاڑی سے زیادہ ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا شو؟ کون سی رپورٹ تھی سب سے زیادہ دلچسپ؟ ضرور بتائیں #سوال کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر۔ سوال میں شامل رپورٹس دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں سوال کا خصوصی پیج ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu پر۔ اب دیجیے ہمیں اجازت، آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے سائنس کی دنیا کی مزید حیرت انگیز رپورٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔